आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ भेंट करवा रहे हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार तो है ही, मगर चूंकि इनका उछेर और जन्म नॉर्थ ईस्ट में हुआ, आज भी नॉर्थ ईस्ट में हो रही बाबतों की एक अच्छी जानकारी और उन पे पैनी नजर रखते हैं। एक अच्छे एनालिस्ट की हैसियत से जाने जाते हैं। श्रीमान दुर्जोटी भट्टाचार्य जी इकोनॉमिक टाइम्स के लिए काम करते हैं और राजनीति से जुड़ती बाबतों के एक अच्छे एनालिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है। आज चर्चा का मुद्दा है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में क्या हो रहा है। वैसे तो हमारी प्रकृति है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, पड़ोसी देश में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, मगर पूर्वोत्तर में अपने देश में क्या हो रहा है वो नहीं जानते। तो हमारा प्रयत्न रहता है, ये चैनल कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या हेतु के लिए नहीं काम करता। इसमें वरिष्ठ निष्णातों को निमंत्रित किया जाता है और उनकी जो भी राय है वो राय बिना हस्तक्षेप किए आप तक पहुंचाई जाती है। तो हमारा काम एक छोटे से माध्यम से है, तो माध्यम का काम हम करते हैं और वो जो भी इनके व्यूज है वहन करके वो व्यूज आप तक पहुंचाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट पे। उसके पहले भट्टाचार्य साहब को हम इनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। आपका स्वागत है सर, आपने अनुमति दी हमारे साथ जुड़ने की। वैसे हमने जब जब आपको विनती की है आपने कभी उसको हमें निराश नहीं किया। आज मुद्दा यह है भट्टाचार्य जी कि मार्च में करीब आधा मार्च हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश की मुलाकात को गए और वो मुलाकात को चीन ने अपनी बाबतों में अपने देश में हस्तक्षेप गिनाते हुए कहा कि अरुणाचल वो अभी उन्होंने कोई नया ही नाम दिया है, जंजन बंजन कुछ नाम दिया है, वो हमारा अविभाज्य अंग है और आप इसमें दखल दे रहे हैं। हकीकत यह है जब से मैकमोहन लाइन बनी, मैकमोहन ब्रिटिश इंडिया के विदेश मंत्री थे, उन्होंने तिब्बत चीन और हिंद ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक चर्चा वार्ता करके एक लाइन ड्रॉ की थी जिसके मुताबिक एक तिब्बत साइड और चीन का भारत के साथ का सीमा रेखन किया था, जिसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। चीन उसे नहीं मानता, चीन का थियरी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का है। चीन ने उसके बाद तिब्बत को जीत दिया 1950 में फाइनली, और तब से चीन नेपाल तिब्बत को अपना ही प्रदेश मानता है। तो ये माजरे के बीच ये भी हकीकत है कि अरुणाचल प्रदेश में शासन भारत का चलता है, उनकी असेंबली में वही लोग चुन के जो आते हैं और राज्य लेवल पे शासन चलाते हैं। और एक तरह से कहे तो पूरा प्रदेश भारत की साथ संघीय व्यवस्था में, संघीय ढांचे में जुड़ा हुआ है। ये व्यवस्था में कुछ समय से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़े आने लगी है। चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस आता है, ऐसा और किसी ने नहीं, अरुणाचल प्रदेश के एमपी ने
वो भी भाजपा सत्ताधारी पक्ष के एमपी ने, और कहीं नहीं, पार्लियामेंट में कहा कि चीन घुसाता है, घुसनखोरी करता है, हमारा प्रदेश लेके बैठा है, और मकान वगैरह बनाए हैं। अब जब एक एमपी वहां का बड़ी दर्द भरी आवाज में अपील करते हुए कहता है कि हमें ये घुसनखोरी से बचाओ, और वो एमपी भी और कोई नहीं, सत्ताधारी पक्ष का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि उसका मतलब कोई पॉलिटिकल माइलेज क्लेम करने का नहीं है। इसी परिस्थिति में ये मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सही मायने में ये माजरा क्या है। मोदी जी गए, अरुणाचल प्रदेश गए, और चीन ने सख्त शब्दों में अपना विरोध व्यक्त किया। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अरुणाचल हमारा अभिन्न अंग है, और भारत इसमें दखल देकर ठीक नहीं कर रहा है। देखिए, ये जहां तक बात नजर रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सही मायने में अरुणाचल प्रदेश में परिस्थिति क्या है। देखिए, जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, ये जैसे हम जानते हैं और मानते हैं, ये भारत का हिस्सा रहा है। और आफ्टर 47 इसको भा, ये भारत से ही जुड़ा हुआ था। अब चीन जहां तक है अपना सुजर्निटी क्लेम करता आया है। दे कॉल इट सदर्न टिबेट। और सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, यहाँ पे कोई भी डिग्नेटरी, पहले भी राष्ट्रपति गए, दलाई लामा जी गए, तभी भी चीन ने अपना एतराज जताई। तो इसमें कोई नई बात है नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सीमा पार उसकी गतिविधियां बढ़ी है। वहाँ सीमा से सटे हुए इलाकों, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे गांव बसाए गए हैं, बाकायदा गांव बसाए गए हैं। सैटेलाइट इमेजरीज अवेलेबल है जो दिखाती है कि लाइन के बराबर सटे हुए इलाकों में जो है बस्ती बसाई गई है। इसके एक सीधी सी मतलब यह है कि अब सीमा जो अरुणाचल में जो चीनी बॉर्डर है, वो हमारे लिए जितना दुर्गम है, चीन के लिए वो है नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो पहले भी नहीं था जो हमने 62 में देखा, 65 में देखा। एंड सलामी स्लाइसिंग जो इनके स्ट्रेटेजी रहा है, वो धीरे 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 टुकड़े स्लाइस करते जाते हैं। आपने सही बोला कि here is a BJP MP who has flagged it. They have flagged it from Ladakh. They have flagged it from Arunachal. आयरॉनी की बात यह है कि 2014 के पहले हम लोगों ने ऐसे भाषण बहुत सुने थे कि चीन के आंखों में लाल आंखें डाल के बोलना चाहिए। अब बोलना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन कितना बोला गया वो आज 10 साल के बाद तो उस पर सवालिया निशान लग ही चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, जो कि मैं खुद अरुणाचल के लोगों से बात करके भी देखा। मैं खुद वहां गया हुआ था। तो ये सीधा ये बोलते हैं कि जो हंटिंग कम्युनिटीज है, यूजुअली ये लोग, इन लोगों के लिए ये आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता था। तो दे वुड go into the Chinese area, hunt for a couple of days, come back. और पीएलए जो है उसमें बहुत ज्यादा एतराज नहीं करता था, इनको जाने देता। बहरहाल ये स्थिति चलती रही, लेकिन अब जो है चीजें बदल चुकी है। और द आर्मी है, चाइनीज आर्मी हैज hardened their stance। तो ये लोग जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, फिर रोक लिए जाते हैं। और सैडली जो
पहले जो खबरें सीमा से सीधा लोगों तक पहुंचती थी, वो आजकल पहुंचना बंद हो गया है। तो किसी के परिवार का कोई चीन में जाके पकड़ा जाता है तो उसको ये खबर दिल्ली से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति फिलहाल ऐसी है। सर मगर ये जो अक्सर चरवाहे जाते थे, ये साइड से वो साइड, वो साइड से इस साइड, एक तरह से माहिती हमारे लिए उनसे भी मिलती रहती थी, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब वो सोर्स बंद हो गए। जी बिल्कुल, मेरा कहने का चीन हमारे अंदर आके बैठा है। आप जी अगर बिल्कुल दिल्ली जाके चीन के दूतावास से आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हो और बीजिंग की मुलाकात के लिए वीजा मांगो तो वो नहीं देते। वो बोलते आपको क्यों लेना है, आप तो हमारे ही नागरिक हैं। तो स्टेपल वीजा की एक सिस्टम चल रही है, ये क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, चीन की जो नीतियां रही है उसमें जल्दबाजी बहुत कम और नफासत बहुत ज्यादा है। ये बड़े शांति से अपना एग्रेंडाइजमेंट करते रहते हैं और वही चल रहा है। और इसके सामने हमारी जो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्टेप लिया गया पिछले 10-15 सालों में, वो तो दिख नहीं रहा है। So all the सर हम rhetorics स्टेप that were क्या ले reserved सकते for हैं? it, मेरी मेरी आपसे ये स्पष्टीकरण के लिए विनती है कि एक देश अपने देश में दूसरा देश जो फ्रेंडली नहीं है आके रास्ते बनाए। सर 90,000 चौरस वर्ग किलोमीटर का एरिया अरुणाचल का चाइना दबोच कर बैठा है। किस खोज दोगे आप इसके लिए? देखिए, अब जहां तक आम लोगों की सवाल है, ये सवाल हमारे में आना लाजमी है और ये सवाल हमें पूछना भी चाहिए। लेकिन जहां तक चीन के सामने खड़े होने की बात है, अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं तो ये एक इलेक्टोरल रेटोरिक्स बन के रह गया है। हमने 2014 के पहले बहुत सुने थे कि भाई चीन के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चीन के आंखों में लाल आंखें डाल के ये बता देना चाहिए था, वो बता देना चाहिए था। लेकिन पिछले 10 साल में मुझे याद नहीं कि कभी भी कोई सर सर लाल ये मामला हुआ। आंखों में आंखें। इन्होंने देखिए देखिए वो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस का फाइनल सेशन था। तब चीन ने नया नक्शा बार बार निकाला बिल्कुल जो बिल्कुल इरोनस था, जो हम नहीं बिल्कुल मानते। उसके बाद बिल्कुल अभी अभी चाइनीज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर and spokesperson of this foreign minister both have reiterated firmly that Arunachal belongs to them, and it is an inseparable part of China. तो इसका क्या जवाब देगा भारत? देखिए, यही परिस्थिति जब 1980 में खड़ा हुआ था तो हमने देखा कि जो नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी था, नेफा जिसे बोला जाता था, उसका नाम बदल कर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। This became a full-fledged state and it became a part of India. I mean, it became a full-fledged part of India as in a state of, as in a full-fledged state. तो वो कर दिया गया था। बट वो दौर अलग था, लीडरशिप अलग था, विजन्स अलग थे। अब जहां तक आज की स्थिति है, यहाँ पे रेटरिक्स तो हमें बहुत सुनने को मिल जाता है, लेकिन जमीन में तो हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। And on the other side, as you very rightly pointed out, कि
Chinese propaganda and claims are getting aggressive by days, and we have not really done much to counter that. अब हर चीजें तो कड़ी निंदा से हो नहीं सकती, कड़ी निंदा से आगे चल के कुछ करे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स आए, वो अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा है, इट इज नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो सर क्या हम स्वीकार के चले कि ये जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना दबोच के में और वहां डेवलपमेंट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो होता रहेगा, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है. और मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपको कि अक्साई चीन क्या है? देखिए, बदलाव अक्साई चीन चीन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है, और मेरा मानना यह है कि अरुणाचल पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो बेसिकली इट्स अ ट्रेड ऑफ पॉइंट फॉर अक्साई चीन, that India gives up its claim on Aksai Chin so that and they would probably settle for Arunachal. Why am I saying this? Because Aksai Chin is the area that जहां से चीन पाकिस्तान के साथ अपने आप को जोड़े रखा. कौन सा है और चाइना के लिए विवादात्मक क्यों है? देखिए, अक्साई चीन जो है वो, मैं आपको ये कहता हूं कि आप जरा इलाबोरेट करो चीन क्या है और चाइना के लिए विवादात्मक कौन से एरिया को चीन कहते हैं और चाइना के लिए. देखिए, अक्साई चीन जो है, जो लद्दाख के ऊपरी हिस्सा है, ऊपर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, जो तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो चीन दबोच के बैठा हुआ है, जो जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं. अब ये एरिया में से तिब्बत से पाकिस्तान के जो रास्ते हैं, सारे कम्युनिकेशन से यही होके गुजरती है. So that is a jugular point for China so far as its connection with Pakistan is concerned. And this is something that China is not ready to negotiate, and this is quite a vulnerable point for it. So इसको दबाए रखने के लिए, और वैसे एलिगेशंस तो ये भी हो रहा है कि चाइना धीरे धीरे लद्दाख के अंदर भी अपना पावर पसार रहा है. सो ये प्रेशर बढ़ाने के लिए इट्स इम्पेरेटिव कि अटेंशन अरुणाचल के तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है. I will not be surprised if that is the game plan of China is. So having said this, अब ये देखना ये रहेगा कि तो ये हुआ ना कि अभी जो मामला हुआ, पहली बात तो ये है कि 14 मार्च के करीब प्रधानमंत्री को ये अरुणाचल की मुलाकात लेने नहीं था. ये खड़ा होगा वो तो जयशंकर को भी मालूम होगा, और जयशंकर ने तो बिल्कुल एक बात दिया है कि क्या मेरे घर, मैं आपके घर पे मेरे घर का नाम लिख लूं तो मेरा घर हो जाएगा. ये विदेश मंत्री है. Well, I certainly don't think that. चल क्या रहा है? See, as far as Honorable Minister of External Affairs is concerned, he has been ambassador to China. He understands Chinese diplomacy, and he is an eminent career diplomat per se. But इनके जो reactions आजकल आ रहे हैं, I certainly don't know how that is helping India's diplomatic stature. क्योंकि चीन की ये स्टैंड के बाद जो चीज, the kind of reaction that one would have expected, I'm sorry, but I don't think we have delivered that.
just by rubbishing their claims, is probably we have not done enough. We have only opened up the possibility of them doing it, taking it a step further, or escalating it. Sir, नहीं तो फिर होगा क्या? आगे अरुणाचल प्रदेश नहीं। और मसला चल रहा है, क्या भविष्य देखते हैं आप इसका? देखिए, ये होगा क्या कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एट दिस पॉइंट is there a possibility of a repeat of 1962 or 1965? Can either of the economies afford it? Can the world afford it? There are too many open questions on this. So it's difficult to answer in a very closed term as to what will happen. But one thing that is certain, that unless and until we actually actively bilaterally work at a solution, this will continue to simmer. And if it continues to simmer, there won't be peace in East Asia. It's as simple and as straight as that. So now the question comes: do we have the political will, vision, and the intent to resolve it? Do we want to resolve it? Because so far we have not. I mean, apart from a few events loaded with a lot of optics, we haven't really seen much serious effort to resolve any of the conflicts whatsoever. For India, हमने हमारे तौर से ऐसे कोई भी एफर्ट नहीं देखे कि ये इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोई ऑनेस्ट कोशिश की गई है. So that's about it. आप ये पूरे मसले को, भट्टाचार्य साहब, सुनाई देता है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आप ये पूरे मसले को जो विवाद खड़ा हुआ या किया गया, क्या मानते हो? ये विवाद खड़ा किया गया, ऐसी सिचुएशन खड़ी की गई, और खड़ी की गई तो क्यों की गई? क्या मानते हो आप इसको? क्या सोच है? देखिए, यहाँ पे कई सारे इंटरवोवन इश्यूज पड़े हुए हैं. नंबर वन, अगर हम इंडो चाइना रिलेशन की तरफ देखें तो this has been rocky from the very start. China has been claiming its share of suzerainty, what they call it, over certain parts of India, and it has been chipping away Indian land for a long time. That has been happening. One. Two, China has also emerged as one of the strongest and the largest global players, much to the discomfort of the Western Bloc. Three, over time, we have moved from the non-aligned bloc to the US bloc. We are very firmly moving, and India, more than ever, India is being used as a counterweight to China, which I think is a little unjust and unfair.
And unfortunately, the way I see it, I see we are being maneuvered by external forces than doing things on our own. So we are a member of the Quad, we are a member of too many other things, but where we should have actually cemented our relations, we should have actually actively mended our past mistakes, tried to heal our wounds. We haven't done anything about that. And that is all the more sad because we have a career diplomat as the foreign minister, and under his watch, we are kind of isolated in the entire neighborhood. We have seen Maldives going out of our friends list. We were never good at Pakistan. We have seen Nepal gravitating towards China more than ever now. We're seeing China's growing terms with Bhutan. Now China is actively working with Myanmar. We have seen Hambantota in Sri Lanka going to China, and in spite of all this, we have done precious little to protect our interests, have we? So, kya hoga when you ask me kya hoga, I mean, I see it's a very, very scary situation. We stand isolated in our neighborhood. We are looking forward to Uncle Sam for as our savior and Lord and savior, and we have dragon breathing down our neck. So well, this is how it is. This is what we got to deal with. आप कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को? म्यांमार से लेकर बांग्लादेश देश भी नाराज है हमसे. बांग्लादेश ने भी इंडियन मसाला से लेकर वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात की. Obviously, I mean, the anti-India forces active in Bangladesh are being activated all over again, and not without reason, because the kind of our own domestic politics has not really helped things much there. Now, the kind of rhetorics that is being used against our neighbors or the people coming from there hasn't helped at all. So we definitely stand isolated in this region, and isolation comes with a price. And I'm afraid we will have to deal with it. How long? That would depend on even the students coming from Northeast are humiliated, harassed, and sort of they are subjected to raggings. See, that is just not about students from Northeast. I mean, this is a common thing. And what has happened in Gujarat? I mean, we saw how Afghan students were dealt in Gujarat University the other day, and now the students have been thrown out of the hostel, right? So it has become a part of mainland Indian culture to be rude and rough to people who we don't identify with. And if that is how we are going to deal with the world, then we are going to pay the price that we are going to pay. There's no two way about it. There's absolutely no two way about it. So how because over the years, how do you look at the whole issue, which is developing in northeast, including Manipur, still not sort of leading for pulling down, and other neighboring countries from Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. See,
I have said this in your show earlier on number of occasions that the politics of Northeast basically pivots on the process of adoration, and that's the game that everybody plays, and our ruling dispensation is no exception either. So Manipur, the fissures that existed between the Meiteis and the Kukis that has been exploited to the hilt, and the state continues to simmer even after a year now. Then we suddenly had CAA introduced, and we saw people dying in Meghalaya because of this. Where in a state where CAA otherwise, I mean, it clearly doesn't apply at all, but still there were protests and non-tribal Indians were killed by the student group. And then you have so far as Assam is concerned, I think yesterday the chief minister said that there's only one person who has applied for the citizenship in Assam since the notifications came out. But the whole process is, in the whole process, there is a lot of other alienation which already existed. The features have been widened way further. And that's exactly what is going on. Sir, don't you think that in this hustle bustle of parliament election, we have lost focus on real issues which are going to bug this country in the years to come? Well, I think I'll answer this with a counter question. That in last 10 years in Indian political discourse that we have dealt with, how many real issues did we actually discuss? Did our public discourse entail any of the serious issues? We have seen people dying by droves during COVID. Did we actually dig into it? What went wrong? We only patted our back, saying that we have done a good job. Have we really? We have seen business shutting down right, left, and center after demonetization. What did we do? We sang praises that we have killed black money, and now when Supreme Court is talking about it, nobody responds to any of the questions. So that's how it has been. So if we have not discussed any issue of the real importance over the last 10 years, I do not see any reason why we should be doing it now. Now is the season of rhetoric, and we will only sell rhetoric to people, because that is what looks like. That's what only sells. Sir, that is not the issue. I was trying to ask you something different. The issue is that you are creating feeling amongst the people of Northeast that India is neglecting them. And some of the regions like Manipur, even the chief minister of a neighboring state says that he will not have along with him, the prime minister. Situation has come to this extent. How do you react to it? North do you consider it is a boiling pot? See, again, when you ask this question, it's a very, very interesting kind of a situation that Northeast is in. To begin with, these states, they came into existence in 1972. They were given special status. 90% of their finances go from the mainland India. The sustenance goes from India. Let's not have any two way about it. And that is not the case. Again, I'm sorry for interrupting you, but do you see a clear possibility, that these states, some maybe 2 years, 3 years, 10 years down the road, may like to say
that we do not want to tag our with India, we are not comfortable. I was coming to that. These fears, Northeast has lived with these fears since very, very long. I mean, I remember in my childhood seeing posters in Shillong saying we are Khasis by blood, Indian by accident. Now we have seen what has happened in Mizoram. We have seen the Aizawl getting bombed, and at that point in time, no matter who says what, that was the right decision to be taken. So secessionism has been a part of Northeast politics for a very long time, and this has been a very, very profitable industry. It churns out a lot of money. Do you think they want to? Do you think they feel remaining with India is disadvantageous to them, humiliating for them, and creating problems? Despite the government of India claiming having done so many things in Northeast, you are aware about the ground situation. What is your opinion about this? My opinion, as I said, I mean, fomenting secessionism is a very, very profitable economic activity in that part of the country. But if you talk to somebody in Arunachal Pradesh, that is when you realize that how much a person wants to stay with the Union of India. Because they understand the benefits of staying with the Union of India, and they respect it and they want it desperately. Question is, what are we doing to reciprocate their feelings? We haven't really done much. In the other states where, as I said, it's a very profitable industry. I do not foresee any of the states going out. I don't. But there will be bloodshed. Two extremes. I before you two extremes. One, Nepal, part of India, Punjab and the frontier states, people are so desperate that they join even the Russian army to Ukraine because they are unemployed and they very badly need money. So they are now in this business. Nepal also not an exception. Do you think similarly someday some occupation, some lure of economy can make them lean towards China? See, that is a arm twisting technique very frequently used in Northeast. I mean, even in Aizawl, not so long ago, we saw posters coming up saying "Goodbye India, hello China," and China is certainly playing its hand there. But all said and done, as I say this and I say this again and again, that I do not foresee any of the states going out. Because everybody knows which side of the bread is buttered. The democratic rights or the constitutional pampering that is, both the constitutional and institutional pampering that these states get from India will be something unthinkable in any other regime. Nobody. And that people understand very, very clearly. So I do not say, I not for a second that I think any of these states are going out. But yes, the business of fear-mongering about secessionism, that will go on. The idea of others eating our resources will be going on. And we shall see people being killed needlessly.
But that those all of it will continue. But nobody in reality is going out of it. That's not happening. So they will not leave India and go into China's fold. No, As you see, not voluntarily. no. Not voluntarily. So No. nothing like what happened in this uh, mm, uh, small country near India, coastal India. I'm missing its name. Maldives. If you can help me, Maldives. Ma- So nothing like Maldives. Maldives. Maldives is a sovereign country, sir. So that's a different story. But these people, Okay, but I mean, the northeastern they states, they did yeah, veer towards. They what is veer their towards. connection with India? Is through chicken neck. The day you break chicken neck or create some situation where this gateway coming and going is not possible, what happens to that part of it, part of India? I do not see chicken neck being broken so easily. Not so early. Not so early. I seriously don't see that happening. Because I still, all said and done, I still. And the relationship and their relationship with Bangladesh. That will continue to fluctuate because Bangladesh also has a, I mean, geographically, economically, the interdependence is there, and I do not foresee that going absolutely haywire. That won't happen. But yes, there is a significant amount of anti-India movement that is there. That will continue to be there, and unless we mend our ways, things might turn a little unpleasant. But I So certainly don't Bangladesh, foresee. another country with which we have a problem because there is no market boundary. That is Myanmar. So Northeast has Myanmar a is peculiar situation. On one side, Myanmar. Other side, Myanmar is a troubled region. It's very troubled region, and China is seriously fishing into troubled water. And unfortunately, as of now, we are not seeing much of active involvement of India in the whole thing. So unless we know how to negotiate this, that is going to be a troubled spot. Yes. Because because there is no market China. border and people really come and go each side. हाट लगते हैं, लोग जाते हैं. Even terrorists from this side go there, take refuge in the That is forest, being stopped, I Myanmar. believe. That is being stopped, I believe. But yes, there is free exchange of people, and there are certain ethnic issues also. So that's a troubled spot, and it needs way more serious involvement and some serious foresight to deal with it. Because China is heavily getting into Myanmar because China has its serious interest because it intends to open up the seaport for its Yunnan province through Myanmar, and that is why it's heavily invested in Rakhine, and it's actually दर्शक मित्रों, आज ये उत्तर पूर्वी जो एरिया है, जो स्टेट्स है, मणिपुर से लेकर ये मिजोरम और असम और ये त्रिपुरा और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स जो है वो एक तरह से भारत में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जो ये स्टेट्स को फेस करना है. एक बाजू चाइना है, अरुणाचल प्रदेश चाइना बोलता है हमारा है और डिस्प्यूट चलता रहता है. क्या होगा भगवान जाने. तो ज्यादा उसमें कोई समझ नहीं आती. अभी इमीडिएट भविष्य में तो कुछ नहीं हो रहा है. फिर जिसको हम पहले बर्मा बोलते थे,
और रंगून के साथ हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात रहा करते थे। वहाँ हमारे इंडिया और बर्मा के बीच की बॉर्डर जो है वो बॉर्डरलेस बिल्कुल तीन लाइन है। लोग इस साइड से उस साइड पे आते जाते थे। हाट पहले तो टेररिस्ट भी वहां जाते थे, तो वापस आते थे, कमाल करते थे। अभी टेररिस्ट पे तो कंट्रोल आ गए। यही म्यांमार की एक दूसरी बॉर्डर चाइना के साथ लगती है, तो चाइनीज कैन कम थ्रू म्यांमार दे फील सो इंटरेस्टेड, क्योंकि म्यांमार को काफी हेवीली इंडेटेड करके रखा है चाइना। फिर आ जाए तो हम इस साइड पे बांग्लादेश है। तो एक एक देश के इतने राज्य, इतने सारे देशों से प्रभावित हो। भारत में एक ही ऐसा रीजन है जो इतने सारे देशों से प्रभावित है। उसमें उस पे अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश पे चीन ने अपना दावा ठोका है कि नहीं, ये हमारा प्रदेश है और अरुणाचल हमारा अविभाज्य अंग है। उसने उसको सेनान या ऐसा कुछ नया नाम भी दिया है। तो ये परिस्थिति जो है अभी पूर्वोत्तर राज्यों में, वो सही मायने में समझ में नहीं आने वाली परिस्थिति है। एक और मणिपुर जल रहा है, एक और मणिपुर के साइड पे, वहां उस साइड पे प्रधानमंत्री को भी रैली करनी है तो नहीं कर सकते, ऐसा एक स्टेट का मुख्यमंत्री बोलता है। अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है ट्राइब्स टू ट्राइब्स, वो तो है ही। फिर बर्मा के साथ यानी कि म्यांमार के साथ बॉर्डर ही नहीं है। वैसे तो ये मैकमोहन लाइन को भी चाइना बॉर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं वो नहीं, हम तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो बॉर्डर मानते हैं। और 1950 में तिब्बत को हमने जीत लिया था, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा है। वैसे अरुणाचल प्रदेश कोई तिब्बत का भाग नहीं था, में ऐसा कोई परिस्थिति भी नहीं थी। अब इस परिस्थिति में क्या होगा ये राज्यों में, क्योंकि बांग्लादेश से लेकर पूरा एक सर्कल लगाओ, चारों ओर विदेशी टेरिटोरी है, उतना ही नहीं मगर काफी टेरिटोरी है। फ्लाइट ऊपर जाती नीचे गिरती है, और एयर पॉकेट आता है, विंड स्पीड बढ़ती है, हेड विंड बढ़ते हैं, कभी टेल विंड्स बढ़ते हैं। तो ये परिस्थिति में क्या होगा, ये हम भट्टाचार्य बाबू से समझ नहीं कर रहे। इनका कहना है कुछ नहीं होगा, जो भारत का भाग तो रहेंगे, भारत से अलग नहीं होंगे। इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जितना जितना घर में छोटा लड़का होता है, वो कुछ ज्यादा ही टेम्परामेंटल होता है, क्योंकि उसको पैम्पर किया जाता है। तो भट्टाचार्य साहब का कहना है कि इन लोगों को भारत सरकार ने जो पैम्परिंग किया है अब तक, उसकी वजह से इनकी भी कभी कुछ डिमांड बढ़ती जाती है। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए लगता ऐसा है कि कुछ न कुछ असंतोष तो रहेगा, मगर ये अलग नहीं होंगे। भारत से अलगाववाद की जो नीति वो नहीं अपनाएंगे। तो ये बात जो है वो बात समझने जैसी बात है। तो मैं समझता हूँ, जैसे भट्टाचार्य साहब से ये बात लेके जाता हूँ उनके पास, कि आज की तारीख में चाइना अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ भी कहे, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आज के सैटेलाइट के युग में चाइना कब बैठा, तब तक हम बोलते हैं कि उसने 1 स्क्वायर इंच भी जमीन हमारी नहीं ली। स्पेसिफिक कमेंट्स आपके भट्टाचार्य साहब इसके बारे में क्या है? देखिए, पिछले 10 साल की जो हमारी चीन के नीति रही है, वो ऑस्ट्रिच की नीति रही है। वी आर लिविंग इन डिनायल नाउ। दैट is frustrating to say the least, because as you very rightly आपने बोला कि सैटेलाइट इमेजेस से चीजें सामने हैं, हर कोई देख सकता है, लेकिन हम बोलते हैं कि ना कोई आया है ना कोई आएगा। दैट इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग। एंड डर इस बात की जरूर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा
तो सच में हमें शायद अरुणाचल प्रदेश से हाथ धोना पड़े, क्योंकि हम, I mean, as I keep on repeating and quoting the rhetorics, pre-2014 rhetorics, कि चीन के आंखों में आंख डालने की हमारे ख्वाब तो थी, लेकिन औकात नहीं है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। हाँ, वो तो बात सही है, मैं समझता हूँ। और अगर हमारी औकात नहीं है तो हमें चीन अपनी औकात दिखाएगी। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी बताता था जिनके पास है, वो चाइना ने आपको घेर रखा है पूरा दरिया में तो, और हमने घेरने दिया है। हमारी विदेश नीति की जो महारत है वो यहीं पे सिद्ध हुआ है कि हमने ये चीजें होने दी है। We have allowed this to happen under our watch without doing anything, and we have actively alienated our friends in the neighborhood, ensuring that China gets a foothold. क्या हुआ 10 साल में चाइना वर्सेस इंडिया, अगर आप बराबर इनका कंपैरिजन तो उसमें भारत हमेशा दबता जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? जाहिर सी बात है, एंड चाइना घुस गया, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। और हम चाइना वर्सेस इंडिया व्हेन वी आर सेइंग दिस, तब this is flattering to us, but I mean, if you look at it from China's perspective, China versus India doesn't stand. I mean, it's almost laughable. That is number one. Number two, I mean, look at the way we are conducting ourselves to stand up before China. What have we done? We have virtually handed over our neighbors to China. Because you look at the reactions that come from, I mean, from Sri Lanka, from Maldives, from Bangladesh, from Myanmar. I mean, not a single country has anything nice to say about India. And why? Our Prime Minister makes... हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो चाइना में रह चुके हैं। I'll just beg your indulgence for a minute. I'll just beg your indulgence for a minute. हमारे प्रधानमंत्री कच्चा थीबू लेके बात करने लग जाते हैं suddenly. That was settled in 70s, and then हमारे career diplomat, retired career diplomat, external affairs minister echoes him, and what happens? The Sri Lankan media goes out and decries the whole thing. Now this has been a settled thing. Was there any reason to rake it up just for your electoral gains? You do not rake up such serious bilateral issues for your electoral gains, but you did. And in the process, you are souring relations with the neighbors, and you are doing it across the countries. You bring in CAA, you bar a certain community from citizenship. I mean, getting the same opportunity that others would. And you create an ill feeling amongst Pakistan, Bangladesh, all the countries with Muslim populations. Did we really need this? Is this the best diplomacy that we can offer? We have. I guess we were better than this. Now that may get us some electoral benefits, but globally or as a country, and these are the questions that we really need to think. But do we really have the space for such discourses in public space? That we need to think about now. तो आपको लगता है कि चाइना का सवाल है, जो लोग आंख में आंख डालकर आंख राती कर किया, यानी लाल करके बात करते थे, बात करने की, शायद वो कंजक्टिवाइटिस से लाल हो तो अलग बात है,
मगर गुस्से से तो लाल होती हुई नजर नहीं आई 10 साल। देखिए, और बोला चाइना ये जा की रहा था बात कि आई हम तब जयशंकर ने सही बात कही। जयशंकर की बात थी कि हम दोनों अनइक्वल इकोनॉमी है, चाइना की कंपैरिजन हमसे नहीं हो सकती। भूल से बोल गए होंगे, या फिर डिप्लोमेट इन हिम still might have forced him to deal with it cautiously and tell little bit half truth so that your credibility is not destroyed. आई विल हो गया क्या सिक्योर इसमें? अभी नहीं हुआ समझता तो हूँ पत्रकार साहब मैं summing up, see, I will sum it up very in a very with a small example. हमारा ख्वाब था कि हम चीन के आंखों में लाल आंखें डाल के बोलेंगे, और जब बोलने का वक्त आया तो हमें वो 3 Idiot मूवी याद आ गया. So that's all about it, and that's all we did. So खैर, इससे आगे मुझे और इस मामले में शायद हमें और कुछ बोलना ही ये नहीं, because we have not done anything that is convincing at the international level, and I do not see don't think that we are even capable of doing anything any further. तो बात यहाँ हम समाप्त करते हैं आज। दर्शक मित्रों, नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी, वो स्थिति चिंताजनक है, उसमें कोई शक नहीं है। हम जो भी करते हैं, भारत सरकार कुछ छुटक-पुटक जो भी प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्नों को शायद उनकी जो राजनीति है, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा को अब सर्वे सर्वा बना के रखा है और वहां से सरमुखत्यार बन गया है वहां का। तो ये जो राजनीति है उनकी, वो भारत सरकार की वेल मीनिंग भी जो कुछ एक्शंस है उसको नली, और इतना सारा करने के बाद भी मणिपुर जैसे राज्यों में असंतोष दो करके जलता रहता है। चाइना आ गया, 90,000 चौरस वर्ग किलोमीटर कब्जे कर लिया, हमें पता नहीं चला। जहां से दौलत बेग कॉलोनी रोड नजर रहती है, शाख और गलवा, वहां एक गांव बस गया 200 घरों का, और विद ऑल मॉडर्न एम्यूनिटी आराम करते रहते। कच्छतीव का नया प्रॉब्लम खड़ा कर लिया है। मालदीव्स, क्या हमने क्या पाया, क्या क्विट इंडिया को कोई उसका जो प्रेसिडेंट है परमानेंट लाइफ टाइम प्रेसिडेंट तो है, थोड़े टाइम बाद हमारा प्रेसिडेंट भी आता है। ये चीज को एग्रावेट करने की जरूरत नहीं थी। एग्रावेट करके हम उनके कुछ टापू चाइना को दिलवा दिया हमने। तो चाइना 6,000 किलोमीटर दूर था, वो हमारे 600 किलोमीटर के अंतर में आ गया। वहां से उनके जो जासूसी जहाज आते हैं वो हमारे कर सके, उतने करीब आ सकते हैं। तो ये परिस्थिति में जो हुआ है, ये कोई अच्छे आसार नहीं है। और फिर भी भ्रष्टाचार साहब के साथ में सहमत हूँ कि ये जो राज्य है वो भारत से अलग होकर अलगाववाद की नीति को अख्तियार नहीं करेंगे। अंदर कुछ न कुछ असंतोष रहेगा। बांग्लादेश के साथ भी अंदर इंटरडिपेंडेंसी है, तो बांग्लादेश के साथ भी एक हद से ज्यादा संबंध नहीं बन पाएगा। ये मैं मानता हूँ कि पूरे इसमें दिस इज ओनली द सिल्वर लाइन इन द डार्क क्लाउड। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज हम ये चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। कच्छतीव पे हमें अलग से चर्चा करनी है। तब तक के लिए भट्टाचार्य साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपका समय दिया हमें, हम शुक्रगुजार है। दर्शक मित्रों, आपने जो ये जो मुद्दा मैं मानता हूँ कि देश के लिए एक सुलगते हुए मुद्दों में से एक है, और बहुत कम समझ इस पे लोगों के पास है। ऐसे मुद्दे पे आपने जुड़ना पसंद किया और हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।